आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से अपने भाषण में कहा कि यह अमृत काल का पहला वर्ष है। उन्होंने पिछले साल जो अमृत काल घोषित किया था कि अगला 25 साल अमृत काल होगा, और जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे 2047 में तो भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। तो उस अमृत काल के, उस 25 साल के अमृत काल का पहला वर्ष है ये प्रधानमंत्री ने आज जिक्र भी किया। तो इस अमृत वर्ष के पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपका जीवन अमृतमय हो, इस देश का जीवन, यह देश अमृतमय हो, अमृत की वर्षा हो, ये कामना है ईश्वर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये 10वां भाषण था उनका लाल किले से बतौर प्रधानमंत्री, और जैसा कि मैंने कल के अपने वीडियो में कहा था कि वो इस देश के 13 प्रधानमंत्रियों में से चौथे प्रधानमंत्री हैं जिनको ये सम्मान मिला है कि लगातार 10 साल लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करें। तो अपने 10वें भाषण में कई चीजें ऐसी थी जो रिपीट हुई, जो उन्होंने पहले कई बार कही हैं, जो उन्होंने अभी हाल में संसद में भी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए अपनी बात कही या कई भाषणों में कही। तो ज्यादातर बातें ऐसी थी जो सरकार की उपलब्धियां बताने वाली हैं या भारत के सामर्थ्य का गुणगान करने वाली जो बातें हैं वो पहले भी प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं। युवा शक्ति का गुणगान करना हो, भारत की सामर्थ्य का गुणगान करना हो, भारत के स्टार्टअप की बात करनी हो, किसानों, मजदूरों, श्रमिकों की बात करनी हो, महिलाओं की, तो ये सारी बातें वो पहले कई बार कह चुके हैं। इसलिए आज उनके लंबे भाषण में से इन बातों पर चर्चा की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो उन्होंने पहली बार कही, उन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे जो उन्होंने पहली बार कही, जो लाल किले के भाषण में भी पहली बार कही, और ऐसे भी उन्होंने जो पहली बार कही, पहली बार जो सिद्धांत दिए, जो अवधारणा प्रस्तापित की उन्होंने, या जो आगे का एजेंडा सेट करने वाली जो बातें कही, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो उस तरह की जो नई बात थी उसमें सबसे पहली बात थी उनका संबोधन। ये पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों को परिवारजन कह के संबोधित किया। इसके पहले वो प्रिय देशवासियों, मेरे प्रिय देशवासियों कह करके संबोधित करते थे, और ये हर प्रधानमंत्री का संबोधन रहा है। हर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जब बोलता है तो मेरे प्रिय देशवासियों कह के ही देश के लोगों को संबोधित करता है। प्रधानमंत्री ने भी 9 बार ऐसा ही किया था, नरेंद्र मोदी ने भी 9 बार ऐसा ही किया था। इस बार उन्होंने कहा मेरे प्रिय परिवारजन। 140 करोड़ लोगों को उन्होंने अपना परिवार बताया और खुद को उस परिवार का हिस्सा बताया। वो हर बार अपने संबोधन में वो मेरे प्रिय परिवारजन, मेरे प्यारे परिवारजन कहते रहे, और इस क्रम में कई बार अटके भी, क्योंकि वो आदत लगी हुई है मेरे प्रिय देशवासियों बोलने की। तो वो बार बार उनकी जबान पर देशवासी आता था, लेकिन वो करेक्ट करते थे, मेरे प्रिय परिवारजन, मेरे प्यारे परिवारजन कहते रहे। तो ये एक नई बात थी। उन्होंने 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताया। ये बहुत अच्छी बात है। अगर परिवार हो तो आज जितने तरह का जो विघटन है, जो टूटन है, जो बिखराव है समाज में, देश में, उन सबको रोकने में इससे एक बड़ी सुविधा हो जाएगी या एक बड़ा बल मिलेगा इससे, अगर आप एक परिवार मानते हैं 140 करोड़ लोगों को। देश का प्रधानमंत्री अगर 140 करोड़ लोगों को परिवार मानता है। परिवारों में भी झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, वैचारिक भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग पसंद नापसंद होती है, इसके बावजूद परिवार होता है। इसलिए अगर उन्होंने परिवारजन कहा तो ये एक बड़ी बात थी और बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इसकी एक पृष्ठभूमि भी है। ये इस तरह की बातों को, राजनीति में इस तरह की बातों की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। उन्होंने दिल्ली को अपना एक परिवार कहा था, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार कहा था, और ये कहा था अपने बारे में कि वो उस परिवार का बड़ा बेटा है। अरविंद केजरीवाल ने कई बार ये बात कही और उन्होंने कहा कि मैं परिवार का बड़ा बेटा हूं और मेरी जिम्मेदारी है सबकी देखभाल करने की। तो इसका इसकी एक पृष्ठभूमि है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी को दोबारा घर आवंटित हुआ तुगलक लेन में सदस्यता, संसद लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद, तो उन्होंने भी कहा था कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। तो ये अरविंद केजरीवाल अपने को बड़ा बेटा बताते थे, राहुल गांधी हिंदुस्तान को, पूरा हिंदुस्तान को अपना घर बताते थे। तो आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार कहा, उन्हें प्रिय परिवारजन कह के संबोधित किया। ये बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही वो 1000 साल के गुलामी की बात कही। ये नई बात नहीं थी, ये बात एक अवधारणा के स्तर पर, एक नैरेटिव के स्तर पर भारत में लोगों को बताई जाती रही है कि भारत 1000 साल गुलाम रहा है, और उस गुलामी की वजह से ढेर सारी कुंठाएं पैदा हुई हैं। हमारी मानसिकता, सोच और तमाम चीजों पर बहुत असर उसका रहा है, उस 1000 साल की गुलामी का।
तो ये गुलामी एक अंग्रेजों की गुलामी थी, उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 साल, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश क्राउन का 90 साल, ये 200 साल के करीब ये था। और उसके पहले के 800 साल मुगल और दिल्ली सल्तनत, खिलजी, लोधी, तैमूर, इन सब चीजों, इन सब के वंशजों का जो राज रहा था। तो ये इसका एक खास संदर्भ है। उन्होंने ये भी कहा कि एक छोटे से राज्य के राजा की पराजय हुई थी और वो पहले मुस्लिम आक्रमण की बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि उसका असर 1000 साल पर तक देश पर रहा था। तो ये एक बड़ी राजनीतिक सामाजिक बात थी, राजनीतिक बात थी खासतौर से, जो उन्होंने 1000 साल की गुलामी की बात कही। और उसके बाद उन्होंने 1000 साल के भविष्य की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक पराजय ने 1000 साल की गुलामी की कथा लिख दी थी, गुलामी का भविष्य बना दिया था, वैसे ही अभी जो फैसले होंगे वो 1000 साल के स्वर्णिम भविष्य की बुनियाद डालने वाले होंगे। 1000 साल की गुलामी और आगे 1000 साल का सुनहरा भविष्य जो उन्होंने दिखाया, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात थी। ये दोनों बातें, ये 1000 साल की गुलामी और 1000 साल का सुनहरा भविष्य। अभी तक पिछले भाषण तक में प्रधानमंत्री ने सिर्फ अगले 25 साल की बात की थी, जिसको अमृतकाल कहा उन्होंने, और 2047 तक का एक लक्ष्य रखा था कि भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन अब वो 25 साल तो बहुत पीछे छूट गया। प्रधानमंत्री ने 1000 साल का लक्ष्य तय किया है और ये कहा है कि इस अमृतकाल में जो फैसले किए जाएंगे, उन फैसलों से अगले 1000 साल का भारत का भविष्य बनेगा। भारत के भविष्य की बुनियाद उन फैसलों पर पड़नी है। और वो कहने की जरूरत नहीं है कि जब प्रधानमंत्री 1000 साल की बात कर रहे थे तो वो किस तरह के राष्ट्र की बात कर रहे थे। 1000 साल में भारत का जो स्वर्णिम भारत होगा वो कैसा होगा, जिसकी बुनियाद अभी इन 25 सालों में बननी है। तो इसके कई पहलू हैं, कई पहलुओं से इसकी विवेचना हो सकती है। वो एक सीधा जो अर्थ ये निकलता है वो ये है कि प्रधानमंत्री बिना कहे देश के लोगों से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार को अभी मौका दिया जाना जरूरी है, ताकि इस अमृतकाल में ऐसे फैसले हो जिनसे 1000 साल का सुनहरा भविष्य लिखा जाए और वो भविष्य ऐसा हो कि उसमें फिर गुलामी की नौबत ना आए। तो ये बिना कहे अपनी सरकार के लिए आगे का कार्यकाल मांगने की एक अपील है। तो वो एक बड़ी बात है, एक चुनावी एजेंडा, लेकिन बहुत सटल तरीके से, बहुत बारीक तरीके से प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि 1000 साल में स्वर्णिम भविष्य भारत का बनना है, भव्य भारत बनना है अगले 1000 साल का। और उसकी बुनियाद अभी इस 25 साल में जो फैसले किए जाएंगे उससे बनेगी। और प्रधानमंत्री ने इसी क्रम में युवाओं का जिक्र किया और कहा कि सबसे युवा देश है भारत, और भारत के युवाओं को वो सौभाग्य मिला है जो दुनिया में शायद ही किसी को मिलता है। तो युवाओं को ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। तो ये एक अच्छी बात, एक बड़ी बात उन्होंने कही युवाओं को लेकर के, कि युवा इस बात को समझे कि सिर्फ 25 साल का नहीं, 1000 साल का भारत का जो भविष्य बनना है वो उस कंट्रास्ट में होगा जो 1000 साल का रहा है। यानी मुसलमानों और अंग्रेजों की गुलामी का जो 1000 साल रहा है, उसके कंट्रास्ट में हिंदुओं के भारत का एक स्वर्णिम भविष्य होगा। उसकी बुनियाद पड़ेगी इन 25 सालों में, जो उस मुसलमान और अंग्रेजी राज के कंट्रास्ट में होगा, भव्य होगा, स्वर्णिम होगा। तो ये बहुत बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने और इससे युवाओं को जोड़ा उन्होंने, और बिना कहे आगे के लिए अपने लिए मैंडेट मांगा अपनी सरकार के लिए, जो आगे की बात से और जाहिर हुआ। इसके बाद उन्होंने 2014 के मैंडेट की बात की, 2014 के जनादेश की बात की, और उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 में देश के लोगों ने एक स्थिर और मजबूत सरकार चुनी। और इस क्रम में उन्होंने बताया कि 30 साल से लोगों का जो अनुभव हुआ था, 30 साल का मतलब था 1984 में जब राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत मिला था, उसके बाद किसी सरकार को 2014 तक कोई पूर्ण बहुमत नहीं आया था। राजनीतिक अस्थिरता बनी रही थी, हालांकि उसमें भी लगातार 5 साल 10 साल चलने वाली सरकारें रही, लेकिन बहुमत की सरकारें नहीं थी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। किसी भी पार्टी को 272 सीटें नहीं मिली थी 1989 के चुनाव से लेकर के 2014 तक। तो उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय जो अस्थिरता बनी थी, जो राजनीतिक अस्थिरता थी, कमजोर सरकारें थी, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। और अब 2014-19 में लोगों ने एक स्थिर सरकार चुनी है, तो लोगों को उसके फायदों का एहसास हो रहा है, लोगों को पता चला है कि उन्होंने कितना अच्छा फैसला किया था। तो आगे भी लोग स्थिर सरकार चुने, मजबूत सरकार चुने। यह भी एक तरह से अपने लिए मैंडेट मांगना है या अपनी सरकार को ही दोहराने की अपील है, क्योंकि ये एक जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया दिया हुआ है, उसमें किसी पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पूर्ण बहुमत हासिल कर सके अपने दम पर। अगर उनकी तरफ मैंडेट जाता है तो वो फ्रैक्चर्ड होगा। तो वो न करके लोग एक मजबूत और स्थिर सरकार चुने, इसकी प्रधानमंत्री ने अपील की।
फिर उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की बात कही और उन्होंने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र के ये सबसे बड़े दुश्मन है। ये इसमें भी कोई नयापन नहीं है क्योंकि वो पहले से कहते रहे ये तीनों बातें। और इस तीनों का जो विरोधाभास है वो भी अब तुरंत भाषण के तुरंत बाद लोग सोशल मीडिया में उनकी फोटो पोस्ट करने लगे, जिसमें अजीत पवार गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत कर रहे हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका गुलदस्ता देकर के स्वागत कर रहे हैं। ये सब जैसे अजीत पवार का जो नैरेटिव है, जो अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता दे रहे हैं, वो फोटो शेयर करके जो लोगों ने नैरेटिव बनाया वो इसका कंट्रास्ट था, वो इसका विरोधाभास था। वो परिवारवाद के भी प्रतीक हैं और वो भ्रष्टाचार के भी प्रतीक हैं और उनको सरकार, उनकी पार्टी को महाराष्ट्र की सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बनाना तुष्टीकरण का भी प्रतीक है। एक व्यक्ति अजीत पवार भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों के प्रतीक हैं। तो ये एक, जैसे प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, उसका एक, उसके विरोधाभास को रेखांकित करते हुए एक दूसरा नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव बनाया गया। अंत में प्रधानमंत्री की ये बात, ये अपील या ये दावा कि अगले साल 15 अगस्त को भी वो इसी लाल किले पर की प्राचीर पर खड़े होंगे और अपने सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। ये अति आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस है। इस बात की क्या गारंटी है कि अगले साल जो मई में चुनाव होने वाले हैं उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? कोई भी व्यक्ति इस बात से, ये हमारे जो भगवानों ने जो अवतार लिए हैं वो भी इस बात को कह के गए हैं कि किसी को पता नहीं है कि अगले पल में क्या होने वाला है, अगला पल कैसे किस्मत बदल देगा किसी भी व्यक्ति की, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अगले साल 15 अगस्त को वो इसी लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के भाषण देंगे और अपनी उपलब्धियां बताएंगे। ये एक उस जो प्राचीन, जो हिंदू धर्म की और दूसरे भी तमाम धर्मों की जो मान्यताएं हैं, जिसमें किसी को पता नहीं होता, भविष्य का किसी को अंदाजा नहीं होता है, या ये परिवर्तनशील है समय, उस सब का नकार है, उस सब को नकारते हुए और प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है। अब उन्होंने उस बात का खुलासा नहीं किया कि उनको कैसे पता है कि वो फिर वही जीतेंगे, उन्हीं की पार्टी जीतेगी। ये भरोसा उनको कैसे है? किसी भी व्यक्ति को अपने कामकाज पर ऐसा भरोसा हो सकता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लोग उसको चुनेंगे। लेकिन इस देश ने यह भी देखा है कि बहुत अच्छा काम करने वाले लोग भी चुनाव हार गए हैं। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में अपनी सरकार की वापसी को लेकर के आश्वस्त थे। भारतीय जनता पार्टी उस समय फील गुड और इंडिया साइनिंग का कैंपेन चला रही थी और यह था कि अगली बार वो आएंगे ही। तमाम ज्योतिष ये भविष्यवाणी कर चुके थे कि अटल बिहारी वाजपेयी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। देश की जनता ने पलट दिया, मैंडेट दूसरा आ गया था। तो ये जो प्रधानमंत्री का अति आत्मविश्वास है, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष के आरोपों को भी बल मिलता है। जो विपक्ष ये बात कहता रहा है हर समय कि किसी न किसी तरह से चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है, उसकी तरफ भी शंका जाती है। और नहीं तो दूसरा, जो भाजपा के समर्थक ये कहते रहते हैं कि आएगा तो मोदी ही, चाहे किसी तरह से आए, उस धारणा की पुष्टि होती है। और ये लाल किले पर ये कहे, अगर वो उस समय कहते, जैसे चुनाव के समय हर नेता जाकर के और मतदाताओं के सामने हाथ जोड़ता है और उनको मतदाता मालिक बता करके उनसे वोट मांगता है, अगर उस अंदाज में प्रधानमंत्री कहे होते तो उसमें कोई बुरी बात नहीं थी कि मतदाता मालिक उनको मौका देंगे तो वो अगली बार 2024 में ही नहीं, 2029 में भी इसी लाल किले से भाषण देंगे, देश को संबोधित करेंगे, तब एक बात होती। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मतदाता मालिक चाहेंगे तब, उन्होंने कहा कि वो अगली बार इसी लाल किले से फिर भाषण देंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। ये जो प्रिय परिवारजनों से लेकर के, और ये एक घोषणा है उनकी, एक ऐलान है कि मैं ही आऊंगा अगली बार, इससे वहां तक का भाषण, उस भाषण की ये कुछ खास बातें थी, जो नई बातें थी, जिन पर हम लोगों ने चर्चा की। धन्यवाद। जय हिंद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।